लैग हो जाता है तो फिर आपको कैच करने में बहुत प्रॉब्लम होगी करंट अफेयर्स में। बजट के क्वेश्चंस और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस इंडिया के भी और बिहार के भी अब काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। चीज़ें हैं जैसे अगर आपको कुछ एन्यूमरेट करना है, आपको अगर पॉइंट्स लग रहे हैं आपको कि इसमें पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं तो आप ज़रूर उसको पॉइंट्स में लिखो। हमें नोट्स बना करके डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, बस रख नहीं देना चाहिए। स्तूपास के पार्ट्स आप पूरे डिफरेंशिएट कर सकते हो। स्तूपा का आप डायग्राम काफ़ी अच्छे से बना सकते हो। और आप स्मार्ट स्टडी करने का बेसिकली वो तरीका क्या होता है? तो इससे एक ओवरऑल बैलेंस्ड आपका रूटीन आप बना करके रखें तो ये मोटिवेशन में बहुत हेल्प करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ गार्गी मैम हैं जो बीपीएससी 65th का रिजल्ट आया था। मैम उसमें एससीओ पोस्ट पर चयनित हुई थी और मैम का अटेम्प्ट सेकंड था और मैम का ऑप्शनल जो है कि हिस्ट्री है और मैम का मीडियम इंग्लिश है। मैम काफ़ी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी करा इन्होंने, नेट JRF भी इन्होंने क्रैक कर रखा है। तो मैम से हम डिटेल्स में बात करेंगे प्रीलिम्स को लेके, मेंस को लेके, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, 67th प्रीलिम्स की आप लोगों को कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि 67th प्रीलिम्स क्रैक हो सके। तो अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बोलें। मैम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। और मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स। थैंक यू सो मच। मैम आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम गार्गी है। मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी सत्यवती कॉलेज से किया है। 2017 में मैंने पास आउट किया है। फिर मैंने मास्टर्स हिस्ट्री से JNU से किया है, 19 में पास आउट किया है और अभी मैं PhD कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, सो मैम आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? जब मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया अपना हिस्ट्री ऑनर्स से, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि एक करियर ऑप्शन ये भी रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या तो UPSC में या फिर स्टेट सर्विसेज में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करना है। मैम आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी? ऐसा मतलब कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज क्रैक करनी है तो आपको 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्या आपका मतलब पैटर्न था पढ़ने का? सुबह से लेकर शाम तक आपकी रूटीन कैसे हुआ करती थी? मेरी एक्चुअली क्योंकि मैंने साथ में मैंने मास्टर्स भी किया है और उसके बाद फिर मेरा PhD भी रहा है, तो मुझे साथ में बैलेंस करके अपने एकेडमिक्स को भी चलना पड़ता था। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा कोई एवरीडे का फिक्स्ड रूटीन था, क्योंकि कभी कभी मुझे अपने एकेडमिक्स पर भी ध्यान देना होता था, असाइनमेंट्स बनानी होती थी, एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना होता था। बट हाँ, मैं ये कहूँगी कि एक आपको कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करनी चाहिए। आप कोई भी दिन ऐसा मत रखो कि आप कुछ भी ना पढ़ो, एटलीस्ट करंट अफेयर्स तो आप देख ही लो एवरीडे, क्योंकि फिर अगर वो लैग हो जाता है तो फिर आपको कैच करने में बहुत प्रॉब्लम होगी करंट अफेयर्स में। तो हाँ, कंसिस्टेंसी ज़रूर बना के चलनी चाहिए और आप एक रूटीन, एक चार्ट बना लो, रूटीन बना लो, जिसमें कि आप लिख लो कि आपको ये इतने मे बी एक वीक में या एक महीने में कंप्लीट करनी है ये वाला टॉपिक या फिर कोई और। तो फिर आई थिंक ऐसे अगर कंसिस्टेंसी बना करके एक रूटीन से आप चलोगे तो फिर मुझे लगता है कि एक फिक्स्ड 10-12 घंटे तो आई डोंट थिंक कि एवरी डे पॉसिबल होंगे, खास करके हमारे लाइफ में अगर आप कुछ और भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या फर्दर स्टडीज़ कर रहे हो, तो एक मिनिमम रूटीन मुझे लगता है बना के चलना चाहिए। ओके, सो मैम अब हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना स्ट्रेटेजी अपनाया और प्रीलिम्स उसके बाद मेंस को आपने कैसे क्रैक करा। तो मैम प्रीलिम्स की आपका स्ट्रेटेजी क्या थी और कौन कौन सा बुक लिस्ट बेसिकली आपने फॉलो किया? क्योंकि मार्केट में इतने सारे बुक्स हैं कि फिल्टर आउट करना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए स्पेसिफिक बुक का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बुक लिस्ट वगैरह कैसे हुआ करती थी? बुक लिस्ट क्योंकि मैंने UPSC की भी प्रेपरेशन की है, 2019 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, तो जो GS के लिए जो बुक लिस्ट है UPSC की, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, एंड एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया के लिए जो NCERTs है, बेसिकली वो मैंने फॉलो किया था। NCERTs मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक स्टार्टिंग पॉइंट, बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, एंड आई थिंक ये हमें कर ही लेना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को। अगर आप स्टेट सर्विसेज भी कर रहे हो, UPSC कर रहे हो, बट आपको NCERTs एक फॉलो कर लेना चाहिए। देन जस्ट प्रीलिम्स की अगर फिर हम बिहार स्पेसिफिक बात करें तो क्राउन पब्लिकेशन की जो बिहार जनरल नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी मुझे बुक लगी। अगर आपको बिहार स्पेसिफिकली बिहार हिस्ट्री को अगर आपको कवर करना है,
वो भी बहुत अच्छा है। फिर एक बुक है बिहार एक परिचय, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है बिहार स्पेसिफिक कवर करने के लिए। देन उसके बाद इकोनॉमी में अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो बजट के क्वेश्चंस और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस इंडिया के भी और बिहार के भी अब काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि वो उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो ये कवर करना मुझे लगता है बेनिफिशियल होगा। उसके बाद प्रीलिम्स के लिए जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं और जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ लिया तो। खास करके साइंस लूसेंट से बहुत ही एक्सप्लेनेटरी साइंस उसमें है, तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स और साइंस ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। एटलीस्ट 1-2 महीने का समय एवरी डे इनको दे देना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी मैथमेटिक्स के लिए मैंने वही किया था कि जो सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनको लेकर के ऑनलाइन ही क्वेश्चंस देख लेना, या फिर बुक कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक ले सकते हो आप, अरिहंत की या आर.एस. शर्मा, और उससे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो। साइंस के लिए जैसे लूसेंट है तो वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देना चाहिए प्रीलिम्स में, तो एक बहुत ही अच्छा स्कोरर बन जाता है। ओके सो मैम, अब मेंस की बात करेंगे क्योंकि आपने प्रीलिम्स को बहुत डेप्थ में बता दिया। मेंस चूँकि आंसर राइटिंग स्किल की बात होती है कि आपका आंसर राइटिंग स्किल जितना बेटर है आपको अच्छे सर्विसेज मिलने के चांसेस होते हैं, सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं। तो आंसर राइटिंग स्किल को कैसे इंप्रूव किया जाता है और क्या कि उसमें जैसे कि बहुत लोग पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, तो एक बेसिक जो मतलब जैसे बेटर तरीका सबसे कहा जाए, बेस्ट तरीका कहा जाए, तो उसको कैसे लिखना होता है? आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले काम तो आपको मेंस के लिए आपको नोट्स अपने बनाने होंगे टॉपिक वाइज। स्पेसिफिकली आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो एक बीपीएससी के क्वेश्चंस में कुछ थीम्स रिपीट होते हैं, तो उन थीम्स को आइडेंटिफाई करके अगर आप उस पर नोट्स बना लेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। क्योंकि फिर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे या फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन नोट्स को कन्फ्रंट कर सकते हो, देख सकते हो, और फिर उससे आप अपने आंसर्स बना सकते हो। फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आई थिंक कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको कुछ एन्यूमरेट करना है, आपको अगर पॉइंट्स लग रहे हैं आपको कि इसमें पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं, तो आप ज़रूर उसको पॉइंट्स में लिखो, चाहे वो कोई भी आंसर हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, इट डजेंट मैटर। इकोनॉमी में तो आई थिंक पॉइंट्स लिखने ही चाहिए हमें। और फिर डायग्राम्स बहुत अच्छे स्कोरर्स होते हैं आंसर राइटिंग में। स्पेसिफिकली हिस्ट्री में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, और फ्लो चार्ट्स भी आप बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, तो वो सब थोड़ा बहुत इन्वेंटिव होना पड़ेगा, थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। दूसरे एक दो सोर्सेज आपको डिफरेंट सोर्सेज कंसल्ट करने पड़ेंगे ताकि अच्छा से अच्छा आपको डायग्राम मिल सके या फ्लो चार्ट्स वगैरह मिल सकें। तो इन सब से आई थिंक आंसर्स एनरिच होते हैं, क्योंकि अब जो भी एग्जामिनर है उसको आपको इम्प्रेस करना है, तो ये सब चीज़ें आई थिंक इसमें हेल्प करेंगी। मैम, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं, पूछते हैं कि जब भी आप किसी टॉपर का, सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो कि सिलेक्ट हो जाते हैं, उनका इंटरव्यू करने जाओ तो आप एक चीज़ उनसे ज़रूर पूछो कि याद कैसे करें, मतलब बड़ा मतलब कि कोई भी चीज़ कैरी कैसे करें माइंड में ज़्यादा समय तक, कैसे उसको, तो क्या तरीका होता है बेसिकली वो? आई थिंक इसका एक ही है, रिविज़न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए नोट्स बनाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है वो हमें एक रिकॉल मेमोरी होती है, तो रिकॉल मेमोरी हम तभी कर सकते हैं, तभी स्ट्रेंथन कर सकते हैं जब हमारे पास नोट्स हो और हमने रिवीजन किया हो, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली टाइम पे रिवीजन करना, और एग्ज़ाम, मुझे लगता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले जिस भी पेपर का एग्ज़ाम है, आई थिंक हमारा फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए, एग्ज़ाम से एक दिन पहले और एग्ज़ाम के पहले भी। तो और जब हम नोट्स बनाते हैं हमें नोट्स बना करके डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, बस रख नहीं देना चाहिए, उसको टाइम पे निकाल के रिवीजन करते रहना चाहिए, इवन दो हम दूसरे सब्जेक्ट्स में लगे हुए हैं। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट होगा। ओके मैम, आपने जैसे बात करा नोट्स बनाने की, तो नोट्स बनाने का आपका जैसे कि डिफरेंट लोगों का डिफरेंट स्टाइल हो सकता है, लेकिन आप कैसे बनाते थे नोट्स?
मैंने वही जो बीपीएससी मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में के जो थीम्स हैं, खास करके हिस्ट्री में बहुत सारी थीम्स रिपीट होते हैं। पॉलिटी में तो अब क्वेश्चन थोड़ा एनालिटिकल ओरिएंटेड हो रहा है, बट फिर भी थीम्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। इकोनॉमी में थीम्स हैं जैसे कि पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, MSMEs, ये सब थीम्स रिपीट होते रहते हैं। तो इन सब थीम्स को आप एक कलेक्ट कर लो और हर एक पेपर के एटलीस्ट 20-25 थीम्स कलेक्ट कर लो और उस पर एक स्पेसिफिक नोट्स बना अगर आप बना लोगे तो ये मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा ये होगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक कुछ थीम्स आइडेंटिफाई किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके, जो कि काफ़ी रिपीट होते हैं, और फिर उनको लेकर के मैंने अपने नोट्स बनाए थे। तो जैसे ये मैं एक टॉपिक बता रही हूँ, मॉडर्न आर्ट, जो काफ़ी फेमिलियर टॉपिक है बीपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। उसको लेकर के जैसे आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप पॉइंट वाइज आप जैसे श्रमण ट्रेडिशन और फिर कैसे वो मौर्यंस जो हैं जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, आजीविकास को सपोर्ट करते थे। फिर आर्ट का एक आप डिफ्रेंसिएशन, कोट आर्ट है, पॉपुलर आर्ट है, और फिर सारे को आप डिफ़ाइन करेंगे थोड़े पॉइंट वाइज लेकर के। ये डायग्राम्स भी आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में, हिस्ट्री में। तो ये पूरा एक डायग्राम का डेफिनेशन जो है, जो पार्ट्स हैं मॉडर्न पिलर्स के, उसके डेफिनेशन। फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो पर्शियन पिलर और अशोकन पिलर्स के बीच में। उसके बाद आप ये सिंबल्स हैं, उनकी मीनिंग्स क्या हैं, और फिर स्तूपास के पार्ट्स आप पूरे डिफरेंशिएट कर सकते हो। स्तूपा का आप डायग्राम काफ़ी अच्छे से बना सकते हो। और आप ये तो मैं बेसिकली दिखा रही हूँ कि बुद्ध कैसे रिप्रेजेंटेड है स्तूप में। तो ये बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेशन इन स्तूपा इन मॉडर्न आर्ट भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। उसको आप अच्छे से डिफ़ाइन करके, और फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स है, आप अच्छे से उसको कर सकते हो और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हो। ये मेन है। मैम, स्मार्ट स्टडी की बात करी जाती है। अब ये हो गया है कि जो स्मार्ट स्टडी करेगा वहीं सेलेक्ट होगा, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की बात करी जाए तो स्मार्ट स्टडी करने का बेसिकली वो तरीका क्या होता है? स्मार्ट स्टडी करने का तरीका जो आप अपने प्रेपरेशन का एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़रूर कर लो। आप देख लो कि कौन से टॉपिक को आप में ज़्यादा मार्क्स उठता है और कौन से टॉपिक को आप मतलब थोड़ा सा जस्ट नेग्लेक्ट करके भी चल सकते हो, क्योंकि टाइम आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होता है, आप टाइम को ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते। तो आपको वो ये स्ट्रेस जो स्वॉट एनालिसिस होती है ना, वो आपको कर लेना चाहिए, खास करके अपनी स्वॉट एनालिसिस कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। तो जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं उसको आप थोड़ा सा नरिश कर सकते हो। आई थिंक ये स्मार्ट स्टडी ज़रूरी करना चाहिए। मैम, ये भी कहा जा रहा है कि 67 जो बीपीएससी प्रीलिम्स है उसका जो एग्ज़ाम है अप्रैल में, ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन जैसे है कि अप्रैल के 17 अप्रैल कल पेपर में आया था कि शायद 2 मई में शिफ्ट हो गया है। तो अभी क्या मतलब एस्पिरेंट जो है अभी कैसे अभी तैयारी करे क्या नहीं करे, अभी उनका मतलब टूडे पैटर्न अभी क्या होना चाहिए? अभी तो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स का भी आप मैथ्स तो मैं कहूँगी थोड़ा लेट से आप प्रैक्टिस करो, बट जो जीएस के क्वेश्चंस, जीएस जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। खास करके अभी क्योंकि टाइम है, ऑलमोस्ट 4-5 महीने हैं, तो आप मेंस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो, नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं हम एस्पिरेंट्स, क्योंकि फिर बाद में जब एक बार प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके बाद फिर मेंस के लिए बहुत कम टाइम होता है। तो अभी से अगर मेंस के जो नोट्स अगर आपके बने हुए हो तो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे, और फिर बाद में आप पर उतना टेंशन नहीं होगा आपको, और आप सिर्फ रिवाइज़ कर सकते हो मेंस के और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी आपको एस्पिरेंट सुन रहे हैं, क्योंकि आप सिलेक्ट हो गई हैं, वेटरन भी हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक उससे कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी अगर हम बना करके रखेंगे, और कंसिस्टेंसी ही हमारा मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन अगर वो 2 दिन का या 3 दिन का होता है तो फिर वो ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो ये आपको खुद में ही मोटिवेट करेगा। और ख़ास करके मैं ये भी कहूँगी कि सिर्फ
सिर्फ पूरे जो टाइमलाइन है कि आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो या 14 घंटे पढ़ रहे हो, इससे भी ये भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होता, क्योंकि आप फिर बाद में जाके बर्न आउट करने लग जाते हो। तो आई थिंक अपने जो पूरे रूटीन है उसमें थोड़ा वर्कआउट एक्सरसाइज का भी रखिए, या फिर अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दीजिए। तो इससे एक ओवरऑल बैलेंस्ड आपका रूटीन आप बना करके रखें, तो ये मोटिवेशन में बहुत हेल्प करेगा।